फरीदाबाद शहर में सावित्री अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके पति का नाम राम प्रकाश था, जो कि किसी जमाने में गवर्नमेंट टीचर थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम गौरव था और वो एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था। गौरव की शादी काजल से हुई थी। इसके अलावा उस घर में गौरव की छोटी बहन कोमल भी रहती थी। हरिओम हरिओम। अभी 6 बज रहे हैं, आप इतने जल्दी क्यों उठ गए? अब तुम्हें तो पता है कि मेरी आदत है 6 बजे उठने की। रिटायर हो गया हूँ तो क्या हुआ, आदत तो नहीं बदल सकती। अरे पर समय के साथ बदलना पड़ता है। लेकिन सुबह जल्दी उठना तो अच्छी आदत है, इस आदत को क्यों छोड़ना भला। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद उठो, मुझे क्यों उठा देते हो? अब घर में बहू आ गई है और कम से कम मुझे तो 8-9 बजे तक सोने दो। हम्म, तो मैंने तुम्हें कब उठाया? आप उठते ही हरि ओम करोगे तो मैं उठूंगी नहीं क्या? अरे तो अब क्या सुबह सुबह मैं भगवान को भी याद ना करूं? अरे करो, बिल्कुल करो, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि पूरा घर जाग जाए। राम प्रकाश और सविता की ये बातें चल रही थी कि तभी बाहर से काजल की आवाज आई। सब लोग आ जाइए, नाश्ता तैयार है। लो भाई, नाश्ता भी तैयार हो गया, चलो। सुबह की हल्की ठंडी हवा में नाश्ते की महक पूरे घर में फैल चुकी थी। टेबल पर गर्मा गर्म पराठे, मक्खन और चाय रखी हुई थी। राम प्रकाश, गौरव, कोमल, काजल और सावित्री सब टेबल पर आ चुके थे। सभी अपनी अपनी प्लेट में पराठे डाल रहे थे और साथ में मजेदार बातें भी हो रही थी। अरे वाह, आज तो पराठे स्पेशल लग रहे हैं। क्या चीज डाली है इसमें? सिर्फ प्यार। ओहो, प्यार डाला, ये मक्खन ज्यादा डाल दिया। इतना मुलायम पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। बिल्कुल सही कह रही हो, पराठा खाते ही मुंह में घुल जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद पहली बार कुछ बढ़िया बनाया। पापा जी, मतलब बाकी दिनों में मैं खराब खाना बनाती हूँ? अरे नहीं बहू, बाकी दिनों में खाना ठीक ठाक बनता है, पर आज शायद भगवान ने तुम्हारी किस्मत चमका दी है। बस बस बस, अब मेरी प्यारी वाइफ का मजाक मत उड़ाओ। सच में आज का नाश्ता एकदम लाजवाब है। अच्छा, अब ज्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो ये रोज यही उम्मीद लगाए बैठी रहेगी कि पूरा घर इसकी आरती उतारे। नाश्ते का दौर मजेदार हंसी मजाक के साथ खत्म हुआ। गौरव ऑफिस जाने के लिए निकल गया, कोमल कॉलेज चली गई और काजल घर के कामों में लग गई। शाम को पूरे घर में एक अलग ही खुशबू तैर रही थी, राजमा की। घर में राजमा सभी का पसंदीदा था। जैसे ही गौरव ऑफिस से लौटा, दरवाजे पर ही ठिठक गया। ओह, क्या कमाल की खुशबू आ रही है। काजल, आज तो तुमने दिल जीत लिया। अरे बस बस, सब बैठ जाइए, मैं तुरंत खाना परोसती हूँ। सब बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सामने राम प्रकाश के पुराने दोस्त शांतनु खड़े थे। अरे शांतनु, तुम ना कोई कॉल ना खबर। अरे भाई, आज तो राजमा की सुगंध हमें खींच लाई। लगता है कोई जबरदस्त दावत हो रही है। आओ आओ, बस बैठो, खाना तैयार है। अब काजल को चिंता होने लगी। उसने जल्दी से बर्तन गिने और अंदाजा लगाया कि राजमा शायद कम पड़ सकता है। तभी उसे एक जुगाड़ सूझा। राजमा में थोड़ा पानी मिला दिया जाए ताकि सभी के लिए पर्याप्त हो जाए। काजल ने जल्दी से पतीले में थोड़ा पानी गर्म कर दिया और मसाले मिलाकर अच्छे से मिला दिया ताकि किसी को शक ना हो। फिर उसने बड़े प्यार से सबकी प्लेट में राजमा चावल परोस दिया। सबने खाने की पहली बाइट ली और अरे ये क्या, आज राजमा थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है। हाँ, स्वाद तो बढ़िया है, लेकिन आज ये कुछ ज्यादा ही पतला क्यों है? अरे भाभी, क्या हमें बुरा समझकर राजमा को हल्का कर दिया? ऐसा लग रहा है जैसे राजमा ने नहाकर हमारी थाली में छलांग लगाई हो। शांतनु की कमेंट से सब जबरदस्ती हंसने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर माहौल अजीब हो जाता है। काजल की घबराहट बढ़ने लगती है। सबने हंसी मजाक करते खाना तो खा लिया, लेकिन उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सबने काजल की ओर देखा। बहू, ये क्या किया तुमने? माँ जी, मैंने सोचा कि राजमा कम पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी मिला दिया ताकि सबको बराबर मिल जाए। हे भगवान, राजमा में पानी? तुमने हमारे सालों की इज्जत को पतला कर दिया। अब समझ में आया, ये राजमा का नया अवतार था। सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगली बार से ध्यान रखना बेटा,
वरना हमारी इज्जत भी पानी होकर बह जाएगी। सब ठहाके लगाते हैं और माहौल फिर से हल्का हो जाता है। रात के खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो काजल अकेले बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। उसे लग रहा था कि उसने सबका मजाक बनवा दिया। तभी गौरव कमरे में आया। ओ मैडम, क्या बात है? कोई चोरी करके पकड़ी गई हो क्या? मजाक मत उड़ाओ, मुझे सच में बुरा लग रहा है। सबके सामने बेइज्जती हो गई। अरे इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? कभी कभी हो जाता है ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरी कूक हो। बस अगली बार ध्यान रखना। लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो फिर से हंस लेंगे। वैसे भी हमारे घर में हंसी मजाक कम नहीं होता। काजल हल्का मुस्कुरा दी। उसे थोड़ा सुकून मिला। अगले दिन काजल ने सोचा कि वो कल की गलती को सुधार लेगी। उसने बड़ी मेहनत से बढ़िया राजमा बनाया। इस बार उसने दाने गिन गिन कर डाले और मसालों का भी सही संतुलन रखा। जब खाना परोसने का समय आया तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सामने पड़ोसी राकेश खड़ा था। भाभी जी, मेरी पत्नी कहीं बाहर गई है और मेरा मन भी आज खाना बनाने का नहीं कर रहा था। अगर आज मुझे भी अपने घर खिला लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हे भगवान, फिर से मेहमान, अब क्या करूं? उसका मन तो मना करने का था, लेकिन सावित्री ने झट से राकेश को अंदर बुला लिया। अरे आइए आइए, खाना बन ही गया है। अब काजल फिर से फंस गई। उसे लगा कि अगर ऐसे ही किसी न किसी को खिलाना पड़ा तो रोज का खाना कम पड़ जाएगा। मजबूरन उसने फिर से वही किया। राजमा में थोड़ा पानी मिला दिया। सब खाने बैठे, पहली बाइट ली और फिर वही हुआ। अरे ये क्या, फिर से वही पतला राजमा? राकेश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खा लिया। लेकिन उसकी शक्ल देखकर काजल को समझ में आ गया था कि वो मन ही मन सोच रहा होगा, भाई ये राजमा है या दाल का बड़ा भाई। बाद में जब राकेश चला गया तो राम प्रकाश काजल को टोकने से खुद को नहीं रोक पाए। बहू, ये फिर से क्या कर दिया? सॉरी पिताजी, मैं भूल गई थी। अगली बार याद रखना बेटा, खाने में स्वाद नहीं तो मेहमानों का मुंह बन जाता है, और मुंह बन जाए तो इज्जत चली जाती है। काजल ने सिर झुका लिया। अब अगले दिन काजल ने सोचा कि वो राजमा नहीं बनाएगी। उसने दाल बनाई ताकि कोई शिकायत ना करे। लेकिन जैसे ही खाना परोसने का समय आया, संगीता बुआ धमकी। अरे बहू, मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारे घर की खुशबू सूंघते सूंघते कहीं पतली ना हो जाओ, इसलिए खुद ही आ गई। जैसे ही संगीता बुआ घर में घुसी, घर में हल्ला मच गया। काजल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि आज भी कुछ अनहोनी हो सकती है। सब बैठ गए, खाना परोसा गया। चूंकि मेहमान आ गए थे, इस बार फिर से मजबूरी में दाल में पानी मिलाना पड़ा। लेकिन इस बार सावित्री ने अपनी बहू का साथ दिया। अरे बहन, ये दाल है या गंगा जल? अरे संगीता, बिना बताए आओगी तो दाल पतली ही होगी ना। पहले से बता दिया करो तो बहू भी मोटी दाल बनाएगी। अब संगीता बुआ और सावित्री में बहस शुरू हो गई। ओहो, तो मतलब अब अगर हमें अपने ही भाई के घर आना हो तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? नहीं, अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें दाल का गाढ़ापन चाहिए तो हाँ, पहले बताना तो पड़ेगा। राम प्रकाश ने बीच बचाव किया और किसी तरह मामला शांत हुआ। सबने खाना खाया, लेकिन अब काजल के दिमाग में एक ही बात थी, अब मुझे परफेक्ट खाना बनाना। अगले दिन गौरव वही दाल ऑफिस लेकर गया। दोपहर में जैसे ही उसने टिफिन खोला, दाल देखते ही उसके सहकर्मी हंसने लगे। गौरव भाई, ये दाल है या बारिश का पानी? इतनी पतली दाल तो हमने हॉस्टल में भी नहीं खाई थी। तुम्हारी बीवी से कहना कि अगली बार दाल में चम्मच चलाने के बजाय नाव चलाने का इंतजाम करे। गौरव का दिमाग खराब हो गया था। शाम को जैसे ही वो घर आया, गुस्से में काजल को बुलाया। ये क्या कर दिया काजल? पूरे ऑफिस में मेरा मजाक बन गया। सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। अगली बार ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं ऑफिस कुछ लेकर ही नहीं जाऊंगा। इतने में राम प्रकाश भी बोल पड़े। अरे बहू, तुमने मेरी बहन को भी यही पतली दाल पिला दी थी। सॉरी पिताजी। लेकिन इससे पहले कि माहौल और गर्म होता, सावित्री बीच में आ गई। अब रहने भी दो, संगीता को भी तो कभी कभी दाल का सूप पीने में मजा आ सकता है। हाँ, बात मेरी बहन की हो तो तुम दूसरे पाले में ही खड़ी दिखोगी। ऐसा कुछ नहीं है। गौरव ने आखिरकार चिल्लाकर मामला खत्म किया। अगले दिन दोपहर का समय था। काजल रसोई में काम में लगी हुई थी। हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन मन में हलचल थी।
कल की घटना के बाद वो खुद से वादा कर चुकी थी कि अब खाना अच्छे से बनाएगी। तभी कोमल आई, चेहरे पर उत्साह था। भाभी, मेरी 3 दोस्त आ रही है, कुछ अच्छा बना लो प्लीज। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ बढ़िया बना दूंगी। क्या? क्या क्या? क्या क्या मतलब क्या क्या बनाओगे आप? अच्छा, छोले भटूरे बना दूं? हाँ, बना दो। काजल ने झटपट छोले भटूरे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मसाले भुनने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। सब खुश थे कि आज कुछ बढ़िया वाला खाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, काजल की आंखें फटी रह गई। 3 की जगह 6 लड़कियां अंदर आ रही थी। आओ आओ यार, तुम लोग कैसी हो? हम एकदम बढ़िया, तू बता। अरे एकदम मस्त, आओ बैठो। हे भगवान, अब क्या करूं? इतने लोगों को कैसे मैनेज करूं? समस्या का समाधान उसे तुरंत ही सूझ गया। पानी। उसने झटपट छोले में और पानी मिला दिया। थोड़ी देर बाद जब मेहमानों के सामने छोले भटूरे परोसे गए तो नजारा देख के सबकी हंसी छूट गई। प्लेट में सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था और सारे छोले नीचे बैठ गए थे। अरे वाह, ये छोले है या छोले का झरना? हाँ, और ये भटूरे नहीं, ये स्पंज है जो सीधे पानी सूख लेंगे। सब जोर जोर से हंस रहे थे। कोमल भी उनके साथ हंसी, लेकिन अंदर से झुंझला रही थी। जब दोस्त चली गई तो कोमल का गुस्सा फूट पड़ा। भाभी, आपने मेरी पूरी बेइज्जती कर दी। मेरे दोस्तों के सामने ये हाल, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे पर आपने तो कहा था कि 3 दोस्त आएंगे और आ गई 6। तो अब मेरी बेइज्जती करवा दोगी? बाहर से मंगवा लेती। कोमल, रहने दो। भाभी ने गलती की, लेकिन जानबूझकर थोड़ी ना किया। गलती? ये रोज की गलती होती जा रही है, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही पानी में तैरते रहेंगे। सॉरी। काजल, तुम अपने रूम में जाओ। काजल को रूम में भेजकर पूरा परिवार बैठकर चर्चा करने लगा। सबकी एक ही राय थी, काजल को सबक सिखाना जरूरी है। कोमल सही कह रही थी, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? कोमल ने अपना आइडिया बताया। अगले दिन दोपहर का समय था। काजल रसोई में काम कर रही थी। उसके बाल खुले थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आज कितना काम है, नहाने का तो टाइम ही नहीं मिला। ये सुनते ही सावित्री चुपचाप एक बाल्टी में पानी भरकर ले आई और छपाक, ठंडे ठंडे पानी से काजल सर से पांव तक भीग गई। वो ठिठुरते हुए चिल्लाए, मम्मी जी, ये क्या किया आपने? अरे तूने खुद ही तो कहा था नहाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा तेरा काम आसान कर दूं। हाँ भाई, तुझे तो पानी से बहुत प्यार है ना, हर चीज में पानी डाल देती है, तो खुद पर क्यों नहीं? काजल हक्की बक्की रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब जानबूझकर हो रहा है। वो भागकर कमरे में गई, कपड़े बदले। फिर एक दिन शाम का समय था। गौरव खुशी खुशी एक बैग लेकर घर में दाखिल हुआ। सब उसे देख रहे थे। उसने रहस्यमयी अंदाज में बैग से आइसक्रीम के कप निकाले। लो भाई, सबके लिए आइसक्रीम है, जल्दी आ जाओ वरना पिघल जाएगी। कोमल, सावित्री और बाकी घर वाले भी झटपट आ गए। सबने झपट कर आइसक्रीम उठा ली। लेकिन तभी काजल ने गौर किया कि उसके लिए कोई कप ही नहीं बचा था। अरे मेरा कप कहाँ गया? अरे सॉरी, लगता है मैं धोखे से एक कप कम ले आया। रुको, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। गौरव ने चम्मच से अपनी आइसक्रीम का थोड़ा हिस्सा निकाला, एक प्लेट में रखा और फिर उसमें पानी डाल दिया। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? अरे आइसक्रीम कम थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ा पानी डाल दूं। वैसे भी तुम तो एक्सपर्ट हो इसमें। पूरे घर में ठहाके लग गए। सब हंसते हंसते लौटपोट हो गए। हाँ भाई, भाभी के लिए स्पेशल फ्लेवर पानी वाली आइसक्रीम। खाओ खाओ, वैसे भी तुम्हें हर चीज में पानी डालने की आदत है। अरे पर आइसक्रीम में पानी, पानी की वजह से ये तो पूरी पिघल गई। गौरव ने चम्मच से आइसक्रीम उठाई और दिखाने के लिए ऊपर से गिराई। अब वो पूरी तरह से पतली हो चुकी थी। ये देखो, नया शेक तैयार, पानी आइसक्रीम शेक। सब फिर से ठहाके लगाने लगे। काजल अब परेशान होने लगी थी, लेकिन उसने शेक रूपी आइसक्रीम को पी लिया। अगले दिन की ही बात है। सुबह का समय था। कोमल को किसी फंक्शन में जाना था। उसने काजल से फेस पाउडर मांगा। भाभी जरा फेस पाउडर देना, मेकअप करना है। अभी देती हूँ। काजल ने उसे पाउडर दिया। कोमल ने खुशी खुशी इस्तेमाल किया और फिर थोड़ी देर बाद डिब्बी लौटाई।
काजल ने जैसे ही डिब्बी खोली उसका चेहरा उतर गया। पाउडर पूरी तरह गीला था। अरे ये क्या किया तुमने? पाउडर गीला कैसे हो गया? अरे भाभी, पाउडर कम था तो मैंने इसमें थोड़ा पानी मिला दिया। अब देखो, आसानी से चेहरे पर लग भी जाएगा। गौरव, सावित्री और बाकी सबकी फिर से हंसी छूट गई। वाह वाह वाह, अब पाउडर भी वाटर प्रूफ नहीं बल्कि वाटरफुल हो गया। अरे लेकिन ये पाउडर तो पूरा बेकार हो गया। अरे बहू, तो भी क्या बात करती है? जब पानी वाले राजमा से काम चल सकता है तो पानी वाले पाउडर से क्यों नहीं? हाँ, और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही बात है। इस मामले में तो मैं भी मम्मी के साथ हूँ। काजल सिर पिटकर बैठ गई। अब उसे समझ में आ रहा था कि सब मिलकर उसे सबक सिखा रहे हैं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक दिन काजल के मायके वाले आने वाले थे। मम्मी जी, आज मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, तो खाने में क्या बनाऊं? ओहो, क्या बात है, समधी समधन जी आ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ खास बनना चाहिए। ऐसा कर, उनके लिए आलू पानी पूरी पानी बना लेना। आलू पानी पूरी पानी, ये कौन सी डिश है? अरे भाभी, तुम हर चीज में पानी डालती हो ना, तो पूरी में भी डाल देना। और आलू में भी। ऐसा करने से कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। अरे लेकिन मम्मी जी। क्या मम्मी जी काजल, वैसे भी तुझे बाद में तो पानी डालना ही है, तो इसलिए पहले ही डाल ले। सोच कितनी अच्छी लगेंगी पानी में तैरती हुई पूड़ियाँ। और पानी में तैरते हुए आलू, मजा आ जाएगा। चलो भाभी, फटाफट बनाते हैं, मैं भी आपकी मदद करूंगी आज। सही है, जो भी बनाना पानी वाला बनाना, ताकि पहले से पता तो रहे कि पानी मिलने वाला है। क्योंकि जब पहले लगे कि कुछ अच्छा आने वाला है और फिर अचानक से पानी आ जाए तो दिल टूट जाता है। इसलिए पहले से बता दो। वैसे भी आज तो बहू के मायके वाले आ रहे हैं, तो उन्हें भी तो ये खास डिश मिलनी चाहिए ना। अब तो काजल के होश उड़ गए। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो जो कर रही थी वो सही नहीं था। वो भावुक हो गई और सबके सामने हाथ जोड़ लिए। बस बस, अब और मत सिखाओ। मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलती क्या थी। आगे से कभी भी खाना कम पड़ेगा तो पानी नहीं डालूंगी मैं, बल्कि और बना लूंगी या बाहर से मंगवा लूंगी। बस यही तो मैं सुनना था। अब तुम्हें सबक मिल गया। हाँ, अब पानी का नाम भी नहीं लूंगी। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। तभी काजल के मायके वाले भी आ गए। जब उन्हें ये मजेदार किस्सा सुनाया गया तो वे भी पेट पकड़कर हंसने लगे। अरे वाह, मेरी बेटी को भी पानी पानी कर दिया। और इस तरह काजल की हर चीज में पानी डालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, धरती माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। ये जो नज़ारा अभी आपने देखा ना, ये 503 नंबर वाले मिश्रा जी के घर का नज़ारा है। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, जिसमें पूरी कॉलोनी की औरतें आई हुई है। बाकी सब लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, और पुष्पा देवी तिरछी नजरों से मिश्रा जी का पूरा घर स्कैन कर रही हैं। अरे बहन जी, मुझे मिश्रा जी की लड़की सुनैना नजर नहीं आ रही। घर में पूजा है और अपनी लड़की पूजा में शामिल नहीं हुई। बात तो ठीक कह रही हैं आप। बेटा है, बहू है, लेकिन लड़की नजर नहीं आ रही। हाथ से बाहर है, माँ बाप भाई भाभी किसी की नहीं सुनती। अरे मिश्राइन जी है ना, वो तो कभी नहीं चाहती थी कि बेटी को दूसरे शहर नौकरी करने के लिए अकेले भेजे। उन्होंने तो बहुत विरोध किया था। उनके घर की लड़ाई झगड़े की आवाज हमारे घर तक आती थी। आपको पता है ना, दीवार से दीवार सटी है हमारे घर की, पूरी आवाज सुनाई देती है। लेकिन उनकी लड़की एक नंबर की तीखी हरी मिर्च है, इतनी तेज तर्रार है। माँ बाप भाई किसी की बात नहीं मानी, और देखो पहुंच गई बड़े शहर में नौकरी करने। बहन जी, बड़े शहरों की ना हवाई खराब होती है। कौन जाने वहां नौकरी कर रही है या कुछ और। बात तो आपकी ठीक है बहन जी। वैसे भी 30 साल की हो जाएगी इस जुलाई में। मेरी बेटी पूर्ति है ना, उससे पूरे 2 साल बड़ी है। अरे कॉलोनी के एक एक बच्चे का बायोडेटा है मेरे पास। अब आप ही देख लो, आपकी पूर्ति का कितना बढ़िया रिश्ता कराया मैंने। समय से 2 बच्चों की माँ बन गई, और इनकी बेटी अभी तक कमारी घूम रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी लड़के के साथ उधर ही सेट हो गई है। अब आप भी सोच रहे होंगे
कि ये किस किस्म की औरतें हैं जो पूजा पाठ में आई हैं और भगवान का नाम लेने के बजाय यहाँ बैठकर चुगलियां करके अपना मुंह और दिमाग दोनों गंदा कर रही हैं। तो भाई हमारी पुष्पा आंटी तो ऐसी ही है। जो अभी अभी उन्होंने बोला ना कि उनके पास पूरे मोहल्ले की कुंडली है, ये बात 16 आने सच है। कॉलोनी में किसके घर में कितने बच्चे हैं, किसकी कितनी उम्र है, कौन कहाँ नौकरी करता है, कब आता है कब जाता है, किसकी शादी हुई है, किसके कितने बच्चे हुए, पुष्पा आंटी के पास सारी बातों का जवाब है। अब सवाल ये उठता है कि पुष्पा आंटी को क्या जरूरत आन पड़ी कि वो पूरी कॉलोनी की कुंडली लेकर घूमे। तो बात कुछ ऐसी है कि पुष्पा आंटी रिश्ते कराने का काम करती हैं और ये रिश्ते कराने वाली आंटियों के पास ना यमराज की भी कुंडली होती है। अरे नहीं नहीं, पुष्पा आंटी का ये प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ शौक है, और शौक बड़ी चीज होती है जनाब। अरे पुष्पा बहन, थोड़ा तो तरस खाओ मिश्राइन पर। मैं तो कहती हूँ आपके पास तो हर मर्ज की दवा है, उनकी बिगड़ैल बेटी की भी करा दो ना कहीं सेटिंग। हाँ बहन जी, बात तो आप ठीक कह रही हैं। अब मुसीबत के समय पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। सही बताऊं तो मैं तो आज इस पूजा में आई इसलिए हूँ, मैंने सोचा था उनकी बिटिया यहाँ आई होगी तो लगे हाथ उसे 2-4 फोटो दिखा दूंगी, लेकिन वो तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलो बेटी ना सही, उसकी माँ ही सही, पूजा खत्म हो जाने दो, फिर मिश्राइन से ही बात करती हूँ। पूजा खत्म होने के बाद बहन जी मैं पूछ रही थी कि आपकी बेटी सुनैना कहीं नजर नहीं आ रही, पूजा के लिए बुलाया नहीं क्या आपने उसे? अरे बहन जी, वो क्या है ना, प्रमोशन हो गया है उसका। आजकल बड़ी बिजी रहती है अपने काम में। हमने सोचा छोटी सी पूजा है, हम लोग मिलकर निपटा लेते हैं, क्यों उसको परेशान करना। आप जानती है ना, आजकल के बच्चों के लिए करियर बहुत बड़ी चीज़ है। अरे करियर वगैरह तो सब ठीक है बहन जी, लेकिन जरा नजर बनाए रखिएगा। बेगाने शहर में अकेली रह रही है आपकी बच्ची, और फिर उम्र भी तो हो रही है उसकी, शादी के बारे में नहीं सोचा? पुष्पा की शादी की बात कहती ही मिश्राइन थोड़ा हकला जाती है। अरे बहन जी, वो क्या है ना, शादी का कुछ ऐसा है कि अभी वो शादी करना ही नहीं चाहती। वैसे रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं उसके लिए, लेकिन क्या करे, जब बच्चों की इच्छा नहीं तो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। जबरदस्ती वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप माँ है उसकी, अच्छा बुरा आप नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा। भगवान न करे कल को बेटी सारी उम्र घर में बैठी रह गई तो सबसे ज्यादा कष्ट भी तो माँ बाप को ही होता है ना। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है बहन जी। ठीक है, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको बताती हूँ। वैसे ना मैं 2-3 लड़कों की फोटो लेकर आई थी, और पुष्पा से अच्छे रिश्ते ना इस कॉलोनी में तो क्या पूरे गांधीनगर में कोई नहीं करवा सकता, इस बात को याद रखना। ठीक है बहन जी, आपने हमारी बेटी की इतनी चिंता करी, उसके लिए धन्यवाद। मैं जल्दी बताती हूँ आपको। मिश्राइन ने एक बार भी पुष्पा के लाए हुए लड़कों की फोटो देखने की जरूरत नहीं समझी थी। मिश्राइन के घर से निकलकर, देख रही हो सुनैना की माँ के तेवर, अरे मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेती हूँ। मैं लिख कर दे सकती हूँ उनके लड़के ने पहले ही अपनी पसंद से शादी कर ली है, इसीलिए माँ बाप शादी के नाम से बगले झांकने लगते हैं। 3 साल पहले इतना बढ़िया इंजीनियर लड़का बताया था मैंने, लेकिन तब तो इनको बड़ी चर्बी चढ़ी थी, लड़की को नौकरी करवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब देखना इज्जत पानी में मिल जाएगी। हालांकि पुष्पा को मिश्राइन की बेटी के बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी अगले 2-4 दिन उसने पूरे मोहल्ले में ये खबर उड़ा दी थी कि मिश्राइन की लड़की ने भागकर शादी कर ली है। पुष्पा की आदत ही थी जबरदस्ती लोगों के घरों में घुसकर उनके रिश्ते करवाना, और अगर कोई इंटरेस्ट ना ले तो उनके बारे में गलत सलत बातें करके उन्हें बदनाम करना। हालांकि सुनैना के मामले में पुष्पा का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला था। 2-3 महीने बीते होंगे कि कॉलोनी में खबर फैल गई कि सुनैना किसी दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहती है। मिश्रा जी शादी के लिए मान नहीं रहे, बस इसी बात पर मसला फंसा हुआ है। अब क्योंकि पुष्पा जी की मेहरबानी से कॉलोनी में भी बहुत बदनामी हो चुकी थी, इसलिए मिश्रा जी को बेटी की शादी जल्दी में निपटाने के अलावा अपनी इज्जत बचाने का कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वो सुनैना की शादी उसकी पसंद के लड़के रविश के साथ कर देते हैं। अरे सुनती हो भाग्यवान, कहाँ थे तुम? इतने घंटे से फोन मिला रहा हूँ, फोन भी नहीं लग रहा। क्या हो गया जी, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं आप? अब आ गई ना घर पर, बताइए क्या बात है।
कहीं काम से गई हुई थी। तुम्हारे काम मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। गई होगी किसी का रिश्ता कराने। रिश्ते कराने का काम है मेरा। आप ये बताओ, आपको इससे समस्या क्या है? मैं आपकी नौकरी के बीच में कभी कुछ बोलती हूँ क्या? अरे कम करो ये दूसरों के घर में घुस के तंग करना, उनके बेटे बेटियों को जबरन रिश्ते बताना। ये कैसा बेतुका सा काम है तुम्हारा। खैर तुम्हारा काम अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे काम से हमें कोई समस्या नहीं है। मैं बस तुम्हें ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें पता भी है पिछले कितने दिनों से माँ की दवा खत्म है। ब्लड प्रेशर कहाँ से कहाँ पहुँच गया उनका। अरे घर में एक बुजुर्ग औरत है, तुम उनका थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकती? अरे तो तुम्हारी माँ कोई दूध पीती बच्ची है क्या? उनकी दवा खत्म हो गई थी तो उनको बताना चाहिए था। अरे क्यों झूठ बोल रही है बहू? 3 दिन से कह रही हूँ तुझे मेरी दवा ला दे, दवा ला दे, लेकिन तेरे दिमाग पर तो बस दिन भर रिश्ते कराने का भूत सवार रहता है। घर परिवार में तेरा ध्यान ही नहीं है। तू बता, क्या सवेरे नाश्ता बनाकर गई थी? पूरे दिन से बाहर घूम रही है। दोपहर में बच्चों ने क्या खाया क्या नहीं खाया तुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती है। अरे दूसरे का घर बसाने से पहले अपने घर में झांक कर देख। एक कहावत होती है, घर के मुर्गे दाल बराबर। दुनिया समाज में कितनी इज्जत है मेरी, जिस तरफ निकल जाओ ना लोग हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन आप लोगों को तो मुझ में बस खामियां ही नजर आती है। और आज भी कोई सड़कों की खाक नहीं छान रही थी, 2-2 रिश्ते करवा कर आ रही हूँ। ये देखो 2-2 मिठाई के डिब्बे भी मिले हैं। पूरे दिन से खाने को रोटी नहीं मिली, ये मिठाई तू ही खा ले। हमारे लिए तो बस 2 रोटी बना दे, इतना ही काफी है। माँ बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी बहू की, इसके कान पर जू नहीं रेंगने वाली। आगे से तुम्हारी दवा दारू जो भी खत्म हो मुझे बता देना। इस पुष्पा के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। कॉलोनी में रहने वाली सुनैना की शादी को 3 महीने बीत गए थे। एक दिन उसने देखा कि मिश्रा जी के यहाँ सुनैना आई हुई है, लेकिन नई नई शादीशुदा सुनैना के चेहरे से रौनक बिल्कुल गायब थी। ना उसके भाव और पहनावे से ऐसा कुछ नजर आता था कि वो अभी कोई नई नवेली दुल्हन हो। पुष्पा को घोटाले की महक आने लगी थी। देर रात अचानक पुष्पा को मिश्रा जी के घर से तेज आवाजें आने लगती है। पुष्पा तो पहले ही मौके के इंतजार में रहती थी। वो फटाफट दीवार से कान लगाकर पड़ोस वाले घर में हो रही बातें सुनने लगती है। कुछ देर तक कान लगाकर सुनने के बाद उसे सारा माजरा समझ में आता है। तो ये बात है, सुनैना ससुराल से नहीं आई है बल्कि ससुराल से भाग कर आई है। 3 महीने भी नहीं टिकी लव मैरिज। अगले दिन पुष्पा कॉलोनी में रहने वाले गुप्ता जी के बेटे के लिए रिश्ता बताने उनके घर जाती है। देखिए गुप्ता भाई साहब, जैसे ही हमें पता चला ना आपकी बेटे की सरकारी नौकरी हो गई है, शहर की एक से बढ़कर एक लड़कियों की फोटो मंगवाई है मैंने। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाई साहब, ऐसा रिश्ता करवाऊंगी विक्की बेटे का कि आप भी याद करेंगे। वो सब तो ठीक है बहन जी, वो क्या है ना हमारी एक जगह बात चल रही है, उधर से कुछ फाइनल हो जाए तो हम आपको बताएंगे। देखिए भाई साहब, बेटा आपका है, आपका जहां मन करे वहां रिश्ता करिए। लेकिन एक बात बताइए, आप वो पुष्पा के कराए हुए रिश्ते की 100% गारंटी होती है। आप देखो अपने मिश्रा जी को ही ले लो, कितने बढ़िया बढ़िया लड़के बताए मैंने उनको, लेकिन उनकी बेटी एक के बाद एक सारे रिश्ते रिजेक्ट करती चली गई। माँ बाप भी बेटी के प्यार में पागल थे, बेटी की हाँ में हाँ मिलाते रहे। लास्ट में देखा ना आपने, 30 साल की होकर लव मैरिज करी उसने। और एक अंदर की बात बताऊं आपको, 3 महीने में तलाक हो गया जी उसका। तो भाई साहब आजकल ना रिश्ते ऐसे ही नहीं हो जाते, बड़ा ठोक बजा के रिश्ता करना पड़ता है। अब आप अपने हो इसलिए आपको इतना समझा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो मिश्रा जी की तरह कल को आप भी कोई गलत रिश्ते में फंस जाओ और उम्र भर पछताओ। पुष्पा के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाती अगर कोई उसके बताए रिश्ते को इनकार कर देता। इसलिए रिश्ता करने के लिए पुष्पा साम दाम दंड भेद सारे उपाय इस्तेमाल करती। वहीं दूसरी ओर पुष्पा के दिन दिन भर घर से बाहर, इस घर से उस घर घूमने के चक्कर में पूरा परिवार परेशान था। ना घर में किसी को समय से चाय मिलती, ना खाना, ना घर की साफ सफाई होती, ना घर पर आए रिश्तेदारों की आओ भगत, क्योंकि पुष्पा देवी तो घर पर कभी टिकती नहीं थी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन, पुष्पा सारी दुनिया के रिश्ते कराती हो तुम, अपने बेटे का चेहरा देखा है कभी?
26 साल का हो गया है तुम्हारा बेटा। उसके लिए भी कोई लड़की देखोगी या वो कमारा ही रह जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा जी। आपने तो पहली बार मेरी कीमत समझी है। अब आप देखो, अपने गौरव का ऐसा रिश्ता करूंगी ना मैं, सारी सोसाइटी देखती रह जाएगी। क्या लड़की होगी और क्या शादी होगी, सालों साल याद रखेंगे लोग। ऐसे थोड़ी ना मेरा नाम पुष्पा आंटी रिश्ते वाली है। मम्मी आपको ज़्यादा लड़की वड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में एक लड़की है अंशिका, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं उसी से शादी करूँगा, पहले ही बता रहा हूँ। या ज़्यादा लड़की देखने की नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। ये लो, मैं सारी दुनिया के रिश्ते कराती हूँ और यहाँ मेरा अपना बेटा अपनी पसंद से लड़की लेकर आएगा। चल ठीक है, घर की बात को घर में रहने दे। बस एक बात का ख्याल रखना, शादी तो मैं तेरी पसंद की लड़की से ही कर दूंगी, लेकिन ये बातें चार दीवारी से बाहर न जाने पाए। बाहर वालों को ऐसा ही लगना चाहिए कि ये रिश्ता मैं लेकर आई हूँ। बात समझ में आई तेरे? ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। जल्द ही पुष्पा ने गली मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारी सब जगह ये बात फैला दी थी कि उसने अपने इकलौते बेटे गौरव के लिए एक पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की को ढूंढा है और उसकी होने वाली बहू लाखों में एक होगी। पुष्पा बहन जी, सबके रिश्ते कराती हो आप। हम तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे जब गौरव की दुल्हन आएगी। हम भी तो देखे कौन सा नगीना ढूंढ कर ले आई हो आप। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बेटों की शादी ऐसी वैसी लड़कियों से करा दी और असली हीरा अपने बेटे के लिए छुपा कर रखा हुआ था। अरे कैसी बात करती है बहन जी आप। जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है, बस मैं तो उन्हें मिलाने का काम करती हूँ। गौरव की दुल्हन अंशिका दिखने में अच्छी थी। गौरव के साथ ऑफिस में काम करती थी, पढ़ी लिखी भी थी। कुल मिलाकर रिश्ता तो अच्छा ही नजर आ रहा था। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। पुष्पा ने बेटे के कहने पर हड़बड़ी में अंशिका के साथ उसकी शादी तो करा दी थी। ना उसने अंशिका के बारे में ज्यादा जानकारी निकाली, ना उसके परिवार के बारे में। शादी के कुछ दिन बीते होंगे कि घर में खटपट खटपट होनी शुरू हो गई। अंशिका, ये क्या तरीका है? पहले ही घर में तुम कोई काम नहीं करती, अब खाना खाकर अपने बर्तन भी उठाकर नहीं रख सकती हो क्या? उसके लिए भी तुम्हारे लिए एक नौकर रखना पड़ेगा। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की गलती मत करना माँ जी। काम तो आप भी कुछ नहीं करती, फिर मुझ पर उंगली उठाने वाली आप होती कौन है? मैं आज तक अपनी शर्तों पर जीवन जीती आई हूँ। अरे बड़ी बेशर्म है तू। अपनी सास से इस तरह से बात करते तुझे शर्म नहीं आती? माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा? सास ससुर के प्रति तेरा कोई फर्ज है कि नहीं? आप मुझे सास होने का फर्ज नहीं पाएंगी। आपकी भी तो सास रहती है ना घर में। आप उनके कितने फर्ज निभा रही हैं, मुझे दिखाई नहीं देता क्या? बेचारी दादी जी चाय और खाने के लिए 10-10 बार आपसे कहती है, तब एक बार आपके कान में आवाज जाती है। उनके घुटनों में इतना दर्द रहता है, कितनी बार मालिश किया आज तक आपने उनकी? और भी बहुत कुछ है, सब गिनवाऊं क्या? अरे तुझसे किसने कह दिया मैं अपनी सास की सेवा नहीं करती? जितना टाइम घर में रहती हूँ उनका सारा काम करती हूँ, और 24 घंटे घर में नहीं बैठी रह सकती मैं। मेरा अपना काम है, उसके लिए भी तो समय निकालना पड़ेगा मुझे। तो माँ जी, काम तो मैं भी करती हूँ और अब से ज्यादा करती हूँ। पूरे 10 घंटे ऑफिस में बिता कर आती हूँ, तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि मैं घर आकर घर के काम करूँ, आपकी सेवा करूँ, आपका घर सजाऊं, साफ करूँ? मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। आहा, बहू अंशिका का मुंह एक बार जो खुला, फिर खुलता ही चला गया, खुलता ही चला गया। अब वो इस बात की जरा भी परवाह नहीं करती थी कि उसके सामने उसका पति गौरव खड़ा है या सास पुष्पा। जो उसके मुंह में आता सुना देती, फिर घर में झगड़ा शुरू हो जाता। पुष्पा के अपने परिवार की नींव खोखली हो रही थी, लेकिन अभी भी वो बाहर रिश्ते कराने में व्यस्त थी। एक दिन शाम के समय जब वो घर लौटती है तो देखती है पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। ना घर में आज बहू दिखाई दे रही है, ना उसकी सास। पुष्पा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। वो फोन निकालकर अपने पति का नंबर मिलाती है तो देखती है दीपक का फोन अंदर के कमरे में बज रहा है और दीपक अंधेरे में वहां बैठा है। ये कमरे में अंधेरा करके यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बाकी सब लोग कहाँ हैं? अब क्यों आई हो? जब सब कुछ संभालने का समय था तब तो तुमने कभी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बात तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। अरे क्या कह रहे हैं जी आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो पुष्पा, तुम पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती हो, घर में कभी रहती नहीं हो। घर में रहती हो तो तुम्हारा ध्यान परिवार पर नहीं होता।
दूसरों के बच्चों के जीवन में झांकते झांकते तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारा अपना भी एक बेटा है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। गौरव का शादीशुदा जीवन सही नहीं चल रहा, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? मुझे जानकारी थी, लेकिन हुआ क्या है बताते क्यों नहीं हो? तुम्हें सब कुछ पता था। माँ की बीमारी के बारे में, गौरव की टूटती शादी के बारे में, मेरे डिप्रेशन के बारे में सब जानती थी ना तुम थोड़ा तो समय घर पर देती, बच्चों को प्यार से समझाती तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता था। बहू इस रिश्ते को ठुकरा कर हमेशा के लिए चली गई है। तलाक मांगा है उसने गौरव से। माँ भी तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना हरकत से पूरी तरह से टूट चुकी है, इसलिए उन्होंने भी मुझसे कहकर अपना इंतजाम एक वृद्धाश्रम में करवा लिया है। गौरव भी इस घर में नहीं रहना चाहता, इसलिए पीजी में शिफ्ट हो गया है। सब खत्म हो गया पुष्पा, सबके घर जोड़ते जोड़ते अपना घर तोड़ दिया तुमने, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए मुझे, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आप सही कहते हैं, सारी गलती मेरी ही है। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारा बेटा, बहू, सास सब घर छोड़कर चले गए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बहुत कटाक्ष करती थी ना तुम दूसरों के जीवन पर, किसी की बहू, बेटी, दामाद, किसी को नहीं बख्शा तुमने। अब जब दुनिया तुम पर उंगली उठाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी का मजाक उड़ाने का अर्थ क्या होता है। पति की बात सुनकर पुष्पा फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी गौरव वहां आता है। घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं गई आपकी बहू और सास, सब मेरे साथ है, और हम लोग भी कोई तलाक नहीं ले रहे हैं। ये सब आपको सबक सिखाने के लिए हम सब ने मिलकर नाटक किया था। अभी आपके घर को टूटे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और आप पूरी तरह से बिखर गई माँ। सोच कर देखो, अगर ये सच हो गया तो क्या करोगी आप? दूसरों के जीवन का छोड़ो, अपना जीवन सुधारने की कोशिश करो। हम बस यही चाहते हैं आपसे। पुष्पा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। दौड़कर वो अपने पूरे परिवार को गले लगा लेती है और कसम खा लेती है कि आज के बाद पुष्पा आंटी किसी का रिश्ता नहीं कराएगी।